गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई रेटेड केमिस्ट्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हाई रेटेड केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो लेक्चर में जो है वो बात करने वाले हैं IUPAC की। ठीक है, बेसिकली ये बच्चे का बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है इसको लेके कि सर IUPAC समझ में नहीं आती, या तरह तरह के बहुत सारे कमेंट्स डाउट्स होते हैं बच्चों के और बच्चे बता भी नहीं पाते। तो कई बार जो IUPAC है इसको वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हम आज IUPAC के बारे में ही पढ़ेंगे और बहुत बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। लेकिन आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं हाई रेटेड केमिस्ट्री, अगर आप हाई रेटेड केमिस्ट्री पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, बात आती है हमारी जो पिछली वीडियो थी उस पर आप सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सभी ने बहुत अच्छे से वीडियो को लाइक किया और बहुत ज़्यादा वाचिंग टाइम आप लोगों ने दिया। बहुत सारी वीडियोस जो है हमारी वो आपने देखी है। आज नई प्लेलिस्ट बना के डालेंगे, हम अपने सफर की जो शुरुआत करेंगे। आज नया टॉपिक होगा बिल्कुल एकदम हटके, IUPAC। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, IUPAC क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो IUPAC मैं आपको बता दूं, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ये केमिस्ट्री की ही एक जो है वो ब्रांच है IUPAC। ठीक है, इसके अपने कुछ रूल होते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नाम लिखने में हेल्प करते हैं IUPAC। ये आजकल लेटेस्ट है, इससे पहले रूल पद्धति थी, फिर अलग अलग तरीके की पद्धति आई, लेकिन ये जो बेसिक है सबसे ज्यादा एडवांस है ये, और ये इंटरनेशनल लेवल का है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं IUPAC, इसको बोलते हैं जेनेवा पद्धति भी हम इसको बोलते हैं। IUPAC का जो दूसरा नाम है वो जेनेवा पद्धति भी है। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसका डेवलप हुआ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे बेसिकली आज IUPAC के। देखिए IUPAC का जो पूरा नाम है पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग जो है वो सुन लेना। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे लिखने की बात होगी हम वहाँ पे लिख के भी अपना कार्य को करेंगे, जहाँ पे सुनने का होगा वहाँ पे सुनेंगे भी। और लिखने से ज्यादा IUPAC को सुनना ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। लिखना तो बाद में है, उससे पहले इसको समझना है कि ये बेसिकली जो टर्म निकल के आया है IUPAC वो कहाँ से आया है, कब आया है, कैसे आया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पूरे नाम की। IUPAC का जो पूरा नाम होता है, देखिए वो क्या होता है। IUPAC का जो पूरा नाम होता है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका पूरा नाम जो है वो लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल, ध्यान देंगे सभी बच्चे। इसका जो पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ लगा देना बीच में, ऑफ प्योर ऐसा कर देना, इंटरनेशनल ये URE। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमारे पास IUPAC का जो है वो पूरा नाम होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि आज हम जो बात करेंगे वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अब से मैं इसे शॉर्ट में बोलूंगा, मैं पूरा नाम इसका नहीं लेने वाला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री ना बोल के अब मैं इसको क्या बोलूंगा, IUPAC। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी जो है, कई बार एग्जाम में आ जाता है या कोई भी पूछ लेता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, तो हम बोलते हैं जी भैया केमिस्ट्री बैकग्राउंड से। वो बोलते हैं चलिए IUPAC का पूरा नाम बताइए, तो कुछ बच्चे हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको नाम ही नहीं पता। देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, हम इसके बारे में फटाफट बात करते हैं। ये आया कहाँ से, देखिए सर्वप्रथम 1892 में, यानी कि सबसे पहले जो इनकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले जो 1892 यानी कि 1892 में। ठीक है, 1892 में रसायन विज्ञान की जो अंतरराष्ट्रीय समिति योजना है जेनेवा, उसमें कार्बनिक यौगिकों का नाम रखने की क्रमबद्ध योजना बनाई कि हम जो है जो जितने हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, उनको हम एक सीक्वेंस में रखेंगे, यानी कि एक तरीके से उनका जो नाम है उसको लिखने की उन्होंने एक स्ट्रेटेजी तैयार करी। ठीक है, तो वहीं से ये आया है और उसमें क्या कहा गया, जिसे IUPAC कहा गया, यानी कि जो योजना उन्होंने बनाई कि जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको एक
सीरियल वाइज तरीके से उनके नाम होने चाहिए, ये अलाना फलाना, बहुत सारे क्राइटेरिया अपने, बहुत रूल रेगुलेशन इसमें उन्होंने अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो इसी को उन्होंने क्या बोला, आईयूपीएसी, और इसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम, जेनेवा पद्धति, ठीक है, जेनेवा पद्धति। चलिए, नामकरण पद्धति को भी, मतलब नामकरण जो होता है, नोमेनक्लेचर, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, उसको हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होता है, यानी कि जेनेवा पद्धति भी हम उसको बोल सकते हैं। ये चीज आप, ऐसा है जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ मैं बोलने वाला ज्यादा हूँ, लिखने वाला थोड़ा कम है, क्योंकि ये चीज समझने वाले है, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, लिखना तब जब आपको समझ में आएगा, तब लिखने का भी फायदा है आप लोगों को, ठीक है। तो अगली बात आती है हमारी नामकरण पद्धति को, समय समय पर इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं अकॉर्डिंग टू जनरेशन अपग्रेड। जैसे जैसे जनरेशन हमारी अपग्रेड हुई, तो उसके अंदर भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन वो चेंज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो 1992 में हमने इसमें रूल रेगुलेशन फिट कर देते वही चले आ रहे हैं, नहीं। जैसे जैसे एलिमेंट्स का, चीजों का जो डिस्कवर हुआ, आविष्कार हुआ, ऐसे ऐसे ही इसमें भी क्या है, चेंजेस हुए बहुत सारे, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। तो लिखिए इसके बारे में, आईयूपीएसी नाम पद्धति जो है वो अगर मैं आईयूपीएसी की बात करता हूं तो ये 1947 में प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, 1947 में। और नामकरण पद्धति जो है, इसमें जो है कुछ सुधार भी प्रस्तावित किए गए थे, वो अभी किए गए थे हाल ही में 1993 में। तो आईयूपीएसी के अनुसार किसी यौगिक के नामकरण को जो है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, रासायनिक यौगिक या कोई भी ऐसा जो रासायनिक तत्व है, रासायनिक यौगिक है, इसके अनुसार हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, ठीक है। तो वो कौन कौन से 3 पार्ट है, पहले वो जान लीजिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए, आईयूपीएसी के अनुसार किसी यौगिक के नामकरण को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आईयूपीएसी के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक के नामकरण को, रासायनिक यानी कि केमिकल कंपाउंड, रासायनिक यौगिक के नामकरण को, नोमेनक्लेचर, मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तीन भागों में डिवाइड किया गया है या 3 भागों में बांटा गया है। यहां से आपकी शुरुआत होती है बेसिक, बिल्कुल बेसिक आईयूपीएसी की। ये सबसे बॉटम है, मतलब बॉटम टू टॉप हम चलेंगे, ऐसा नहीं कि पहले टॉप चले गए फिर बॉटम आए, बॉटम टू टॉप ऐसे 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 हम चलेंगे। तो यहाँ से ये सबसे गढ़ है एक तरीके का, ये समझ लीजिए। यहाँ से आपकी जो है आईयूपीएसी की अच्छे से शुरुआत होगी। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इस आईयूपीएसी वीडियो लेक्चर के कम से कम 18 या 20 लेक्चर होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज मैंने बताया कि 10 से 12 तो मिनिमम आप मान के चलिए, ठीक है। इतने लेक्चर होंगे और सब पे थंबनेल वगैरह मेरा आएगा, आईयूपीएसी पार्ट 1, आईयूपीएसी पार्ट 2, आईयूपीएसी पार्ट 3। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, अगर मेरी पढ़ाई हुई आप लोग आईयूपीएसी देखें तो उसको सीरियल में देखना आप लोग, ठीक है। यानी कि पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2, मैं टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम उनको अपलोड करता रहूंगा। जैसे पहले मैं आज पार्ट 1 अपलोड कर दिया बना करके, फिर 2 दिन बाद बना करके पार्ट 2 कर दिया, उससे मुझे भी टाइम थोड़ा कम लगेगा और आपका भी जो है टाइम वो ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा, आपको भी बीच में रिलैक्स मिलेगा। बीच में 1 दिन की प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। आईयूपीएसी 9 से स्टार्ट है, 12th 9th 10th 11th 12th। ये एक ऐसा जो है वो माहौल क्रिएट करते हैं रासायनिक विज्ञान में, केमिस्ट्री में, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये आईयूपीएसी जो होता है वो केमिस्ट्री का। तो इसको मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग जो है वो वीडियो को सीरियल में देखें, पहले 1 वीडियो फिर 2 पार्ट फिर 3 पार्ट्स, ऐसे में पार्ट्स बना के डालूंगा। तो बच्चे अगर देखें ना तो इसको सीरियल में ही देखना, ठीक है। चलिए, नामकरण को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है हमारे पास में, जो पहला होता है वर्ड रूल। ध्यान देंगे 3 पार्ट में इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ आईयूपीएसी को। फिर उन जो 3 पार्ट है उनके भी और पार्ट निकल के आएंगे। पहले जो बेसिक है इसके, तो इसके 3 पार्ट है। पहला होता है वर्ड रूल, WORD, वर्ड, ROOT, वर्ड रूल। एक पार्ट हमारा हो गया वर्ड रूल का। दूसरा आता है हमारा सफिक्स, दूसरा पार्ट आता है हमारा सफिक्स का।
SUFFIX। एक पार्ट हो गया हमारा ये सफिक्स का। अब ध्यान देंगे बच्चे, एक पार्ट आता है हमारा इसके बाद में प्रीफिक्स का। ठीक है, किसका? प्रीफिक्स का। देखिए वर्ड रूट अलग पार्ट है, सफिक्स अलग है और प्रीफिक्स अलग पार्ट है। ठीक है, PREFIX एक पार्ट होता है हमारे पास में प्रीफिक्स। यानी IUPAC के जो 3 पार्ट निकल गया है, वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। अब ये क्या होते हैं, हम इंडिविजुअल एक एक के बारे में जो है वो बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं डाल देता हूं वर्ड रूट, यहीं पे डाल दो वर्ड रूट। तो वर्ड रूट या मैं ऊपर से डाल देता हूं उसको पहले रफ करके, कभी नीचे दिखाई ना दे रहा हूं क्योंकि कैमरा लगाया हुआ है तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कहां तक बोर्ड कवर है, या मैं देख लेता हूं एक बार। अभी है इसमें जो है बोर्ड में वो डिस्टेंस अभी बचा है, तो मैं यहीं पे डाल देता हूं वर्ड रूट। अभी हम इसकी बात करेंगे खाली वर्ड रूट की कि वर्ड रूट क्या होता है। ठीक है, तो जो पहला हमारे पास आता है वर्ड रूट, तो वर्ड रूट IUPAC के 3 भागों में से पहला पार्ट हमारे पास है वर्ड रूट। इसके बारे में, किसी यौगिक में सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला में स्थित, ये क्या करता है, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है यौगिक, उसमें जो कार्बन की चेन होती है, कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, एक सीरीज होती है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन को ये रिप्रेजेंट करता है क्या, वर्ड रूट। तो इसके बारे में लिखे आप, वर्ड रूट के बारे में लिख लीजिए। वर्ड रूट किसी यौगिक में सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला, यह किसी यौगिक में सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला में स्थित कार्बन की संख्या। ठीक है, यह किसी यौगिक में सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला में स्थित कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन में स्थित कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, वर्ड रूट का मेन काम क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसी चेन, कैसा कार्बन, बहुत बेसिक, बिल्कुल यही से स्टार्ट है आपका। छोड़ना नहीं है वीडियो को, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, एक एक चीज आपको क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, वर्ड रूट का क्या कार्य है, यह किसी यौगिक में सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला में स्थित कार्बन की संख्या को, जो है ये चीज मैंने इसमें कार्बन की संख्या को डिनोट करता है कौन, वर्ड रूट। ठीक है, और इसके बारे में क्या बात हम कर सकते हैं वर्ड रूट के बारे में, देखिए वर्ड रूट को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, जो वर्ड रूट हमारे होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें आप लिख लीजिए वर्ड रूट को निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं, वर्ड रूट को निम्न सारणी या टेबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैं टेबल बनाऊंगा अभी, तो आप ध्यान देंगे सभी बच्चे। यहां तक मैंने इसको कर दिया है। अभी ये बिल्कुल पहला बेसिक पॉइंट है, सबसे पहला बेसिक पॉइंट यही है, यह वर्ड रूट का क्या कार्य है, यह किसी यौगिक में सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला में स्थित कार्बन संख्या को प्रदर्शित करता है, और वर्ड रूट को निम्न सारणी के द्वारा हम जो है वो समझ सकते हैं। तो एक टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी इसको समझाने के लिए। आप लोग जो है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, IUPAC की बात यहाँ पे हो रही है, तो आप लोग पहले जो है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं वीडियो डिस्प्ले को सेट कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से जो है इसका वो स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे इसकी टेबल के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हम आप क्या करेंगे, तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें टेबल पे लिखेंगे हम निम्न सारणी के द्वारा वर्ड रूट को दर्शाते हैं। ध्यान देंगे सभी बच्चे, निम्न सारणी के द्वारा वर्ड रूट को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे जो है आपके सामने वो एक टेबल बनेगी। ठीक है, अब टेबल में जो होगा, एक तरफ में कार्बन की संख्या लिखूंगा यानी कि नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, दूसरी तरफ हम जो अलग अलग चीजें हैं उनके बारे में हम लिखेंगे। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहाँ पे जो आपके लिए टेबल अब बनाई जाएगी, एक तरफ क्या होगा, इसमें चेन की लेंथ होगी, क्या होगा,
चेन लेंथ, ठीक है, यानी कि चेन की लंबाई, CHAIN है ये, इसको कोई गलत ना लिख ले बच्चा, यानी कि चेन लेंथ यानी चेन की लंबाई। दूसरा होगा वर्ड रूट, एक तरफ होगा हमारा वर्ड रूट, क्या होगा, वर्ड रूट, ठीक है, कि हम उस चेन के लिए हम वर्ड रूट कौन सा लगाते हैं। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, बीच में मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर होगा मेरा चेन लेंथ और इधर होगा मेरा वर्ड रूट। मैं इधर नंबर भी डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो कंफ्यूजन ना हो। देखिए इधर मैं नंबर डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, मैं डैश लगा के नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, इसमें हमें थोड़ा अजीब सा लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस 10 तक ही रहने देते हैं जो है, और उसके बाद में कुछ एक दो जो मेन है आपको वो बता दूंगा, जो थोड़ा सा लगता है मुझे कि इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, उनको मैं डिफाइन कर दूंगा। देखिए अब कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि चेन में कितने कार्बन हैं, ठीक है, तो कार्बन जो है मैं कार्बन को C से डिनोट करूंगा, यानी एक कार्बन है C1, दो कार्बन है तो C2, अगर चेन के अंदर 3 कार्बन है यानी C3, 4 है तो C4, 5 है तो C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, ये जो है ये सीरियल नंबर है, ये नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। अब इनके लिए हम क्या यूज करेंगे वो भी मैं यहाँ लिख देता हूं। 1 के सामने मैं 1 लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से। अब अगर मेरे पास में कार्बन की जो चेन है मेरे पास में, अगर मेरे पास उसमें कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो हम लिखेंगे उसके लिए मैथ यूज करेंगे, यानी कि मैथ, ठीक है। अगर हिंदी के बच्चे हैं तो ऐसे लिख लेना मैथ, और इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो METH, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ऐसे लिखेंगे। अगर 2 है तो एथ यानी EPH, 3 है तो PROP, प्रोप, 4 है तो ब्यूट, ठीक है। अगर 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, ब्यूट, बट नहीं पढ़ेंगे इसको, ब्यूट पढ़ेंगे। यहाँ पे कभी कोई बच्चा बोले बट, नहीं बट कुछ नहीं होता। 1 2 3 4, 5 कार्बन है तो पेंट, 5 कार्बन के लिए क्या, पेंट। 6 कार्बन है, इसी के जैसे नंबर होंगे ना हमारे पास में, उसी के हिसाब से हम लिखेंगे। अगर 6 कार्बन है तो हेक्स, क्या यूज करेंगे उसके लिए, वर्ड रूट हेक्स। 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, OCT, ऑक्ट। अगर मेरी कार्बन की जो संख्या है उसमें मेरे पास में 8 कार्बन यहाँ पर होते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्ट यूज करेंगे। अगर मेरे पास में 9 है तो नॉन, यानी NON। अगर 10 है तो डेक, इसको दिसंबर वाला DEC, डी नहीं पढ़ लेना इसको, DEC डेक, ये है डेक। अब इसके बाद अगर हम बात करें 11 की तो अनडेक, 11 को हम क्या पढ़ेंगे, अनडेक। 11 के बारे में लिखे हम अनडेक। ये तो ये जो हमारे हैं ये वर्ड रूट है, ये हमारी जो है वो चेन की लेंथ है, यानी कि जो डिनोट करती है, ये इसका है, ये इसका, ये इसका, ये इसका, 5 के सामने 5 6 7 8 9 10 11, इसको आप जो है पढ़ लेना। इसके अलावा भी कुछ एक मेन वर्ड्स होते हैं इसमें, हालांकि इतने जो अभी हैं हमें को पढ़ने की इतनी ज़्यादा उनको जरूरत वो अभी है नहीं। इसके अलावा जो कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, एक होता है हमारा जैसे 10 तक नॉर्मली हम बेसिकली जो है वो 10 तक पढ़ते हैं, यानी 10 तक हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद 11 को भी इतना हमें ज़्यादा वो जो है वो आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी 11 को बोलते हैं क्या, अनडेक, ठीक है। जिस तरह 11 को हम अनडेक बोलते हैं उसी तरह 12 को डू डेक बोलेंगे, डू डेक। 11 को C12 को बोलेंगे डू डेक, यानी 12 को बोलेंगे डू डेक, ठीक है। ऐसे ही फिर 13 को बोलेंगे ट्राई डेक। तो ऐसे नहीं
मैं मेन बता देता हूँ जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो बेसिकली 10th तक ही पड़ती है, लेकिन 11th को ये बोलेंगे, ये 12th है, इसके सामने ये बोलेंगे। 12th के बाद आपका 20 भी एक अच्छा है, इसको बोलते हैं आइकस, ठीक है। 20 को बोलते हैं, हम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अगर कार्बन की संख्या 20 है तो उसको बोलते हैं ICOS, 20 को बोलते हैं आइकस। इसके अलावा जैसे 30 है उसको बोलते हैं ट्राइकोंट, ठीक है। अगर C30 है तो उसको बोलते हैं ट्राइकोंट, TRICONT, ट्राइकोंट। इतना ज़्यादा इसमें डीपली घुसने की भी जरूरत हमें है नहीं, जब हम बेसिक सा सीख लेंगे तब हम आगे इनकी भी बात कर लेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि वीडियो जो है बहुत बेसिक लेक्चर से स्टार्ट हुआ है। IUPAC का जो पहला लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आज का जो वीडियो लेक्चर आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले बस हम दो बात जानेंगे यहाँ इस टेबल पे। जो हमारे पास में कार्बन होते हैं, यानी एक, अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर एक कार्बन है, सपोज करिए C, ये मेरे पास एक कार्बन है, इसके साथ में कार्बन हमेशा कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसके साथ में अगर मैं H लगा देता हूँ, ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहाँ पे जो इसकी संयोजकता को पूरा कर दिया मैंने आज 4 H लगा के, ठीक है। अब तुम्हें पता है अगर कोई भी कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। तो जो बाहर के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इसके, और अंदर वाला तो पूरा ही रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं हम कार्बन का। मान लीजिए मेरे पास में कार्बन है, तो कार्बन के जो परमाणु एटॉमिक नंबर है वो 6 हैं, ठीक है, यानी C6। यहाँ पे हम जो एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यहाँ पे एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक है। ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। देखिए अब कार्बन का और हाइड्रोजन का मेरे पास क्या होता है, हाइड्रोजन का मेरे पास एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसका एटॉमिक जो मास होता है वो 1 होता है। एटॉमिक मास में इसकी प्रॉपर्टी चेंज होता है, जैसे हाइड्रोजन है, इसको हम 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो एटॉमिक मास भी 1 है, तो इसको हम हाइड्रोजन बोलेंगे। मान लीजिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास 2 हो गया, तो उसको प्रोटियम बोलते हैं, हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, तो वो एक अलग चीज होगी, अभी इसमें जाने की जरूरत नहीं है। देखिए अब मेरे पास, इसका मतलब मुझे पता है मेरे हाइड्रोजन का अगर परमाणु क्रमांक 1 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो 10th लेवल तक तो हम ऐसे ही करते हैं कि जैसे 6 का करना है, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेल में, सब सेल में, पहले में 2, दूसरे में कितने, 4, यानी टोटल 6 है ना हमारे पास में। तो जब 11th में थोड़ा सा इसका जो है SPDF की फुल फॉर्म में, SPDF की फॉर्म में आ जाता है वो भरने के लिए आपको, मान लीजिए मुझे 6 का भरना है, तो सबसे पहले ऐसे में जाएंगे P D F, ऐसे होता है। तो देखिए 1s2 2s2 के बाद 2p2, ये कार्बन का, यानी ये क्लास तो मेरी कंप्लीट हो गई। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे हमारे पास में, देखिए 1s2 2s2 2p2 2 4 6, अब 6 कार्बन का है, तो बाहर के जो कोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में, ये 2 क्लास है, यानी दूसरी क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान देंगे सभी बच्चे, मेरे पास अगर 4 चीजें हैं, मान लीजिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहर 4। अब इसको अपना स्टक पूरा कर रहा है, एक 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा स्टक नियम किसे कहते हैं। तो स्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 8 चाहिए, 4 ऑलरेडी इसके पास है। तो क्या करेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, या ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि या तो ये दे देगा या वो ले लेगा। अब देखिए इसकी भी एक थ्योरी है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, ना तो ये देता है और ना ही ये लेता है, ये क्या करता है, शेयरिंग। ये क्या करता है, शेयरिंग, यानी कि साझेदारी जिसको बोलते हैं। और साझेदारी यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है आपस में। यानी कि मान लीजिए अब मैं इसके साथ में H के पास में कितने फ्री, मान लीजिए H का परमाणु क्रमांक 1 है, और H का जो है वो अपनी क्लास पूरा करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, या तो वो 1 देगा या वो 1 लेगा। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। यहाँ देखिए H का भी तो 1 फ्री है ना, ये और आपको पता है जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो आपस में क्या करेंगे, वो एक बॉन्ड बना लेंगे, यानी ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो है वो बना लेंगे। अब इसमें देखिए आप इस डब्बे के अंदर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, एक और एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे, मैट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन, ठीक है, एन। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। सिंगल के लिए, ट्रिपल के लिए क्या करते हैं हम, आइन, ठीक है।
कहीं आपको डबल बॉन्ड दिखाई दिया इसमें? नहीं नहीं नहीं, सिंगल बॉन्ड है सारे। तो हम क्या यूज करेंगे? एन। एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेथ। तो अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो METH। अब ANE है हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे? मेथेन, यानी कि एन लगा देंगे इसमें। तो इसका नाम निकल के आया, जो यही IUPAC नाम होता है, यानी कि यही जेनेवा पद्धति में इसका CH4 का नाम हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी चीज हमारे पास में क्या आती है, मैं इसको यहाँ से जो है वो रब कर रहा हूँ। अब मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत डीपली मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे बॉन्ड बनते हैं, कैसे क्या होता है, क्या इसका प्रोसेस है। अभी बस इतना जान लीजिए आप, अगर किसी कार्बन की संख्या कार्बन की चैन में यानी कि श्रृंखला में एक कार्बन है तो हम मेथ यूज करेंगे। वर्ड रूट की बात कर रहा हूँ विशिष्ट में। अगर कार्बन की मान लीजिए, देखिए यहाँ पे CH4 है, तो हम क्या, एक कार्बन कितने हैं? एक। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा? मैथ। लेकिन अगर CH3 है तो कितने कार्बन है इसके अंदर? ध्यान दीजिएगा, एक दो। यहाँ क्या वर्ड यूज होगा? मैथ, सॉरी एथ। दो कार्बन है ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथेन। अब तीन कार्बन है तो CH3 CH2 CH3। इसमें कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3। 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो सिंगल बॉन्ड है तो एन। अगर कहीं डबल बॉन्ड आता तो प्रोपीन, कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो प्रोपाइन, वो एक अलग चीज है। अभी बस इतना जान लीजिए आप, किसी कार्बन श्रृंखला में अगर एक कार्बन है तो उसके लिए मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हैप, आठ है तो ओक, नौ है तो नॉन और 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, अगर 12 है तो डोडेक। तो इतना ज्यादा तो डोडेक अनडेक तक तो नहीं, डेक तक भी नहीं, ये समझ लीजिए आप। हैक्स हैप ओक नॉन तक भी आप समझ जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अभी इसको सिर्फ इतना नोट कर लीजिए, ये पहली टेबल IUPAC की मैंने आपके सामने बनाई है, जिसमें चेन की लेंथ है, यानी कि कार्बन श्रृंखला हम इसको बोल सकते हैं, कार्बन श्रृंखला, सीरीज बोल रहा हूं मैं, कार्बन की सीरीज, यानी कि कितने कार्बन उसमें है। वर्ड रूट है आपका, यानी कि कितने कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे। एक कार्बन है तो मेथ यूज करेंगे, वही जो मैंने अभी आपको बताया। पहले अच्छे से आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो बच्चों को डाउट है अभी भी इसमें, तो वो मुझे जो है वो पूछ सकते हैं। अभी मैंने बात की वर्ड रूट की, यानी इससे पहले मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि जो बेसिक IUPAC इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला तो वर्ड रूट ही था मेरे पास में, वर्ड रूट। सेकंड सफिक्स था, सफिक्स। अब वर्ड रूट को तो मैंने खत्म कर दिया यहीं पे, चल भैया तेरा काम खत्म। अब मैं उठाऊंगा अपना सफिक्स। सफिक्स के बाद एक और भी था प्रीफिक्स, ये भी अभी मेरे पास बचा है। तो अभी वर्ड रूट मैंने खत्म किया सिर्फ। IUPAC को ध्यान से सुनिएगा, IUPAC को तीन कंटेंट में मैंने डिवाइड कर दिया। पहला था मेरा वर्ड रूट, ठीक है, मैथ प्रोब्यूट है ये वाला। दूसरा है मेरा सफिक्स, ठीक है। वर्ड रूट के बाद हम बात करेंगे सफिक्स की, और सफिक्स को बोलते हैं अनुलग्न। क्या बोलते हैं हिंदी में? चलिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ उसको। वर्ड रूट को हम खत्म कर चुके हैं अपना, अब सेकंड वाला है हमारे पास सफिक्स, यानी अनुलग्न। क्या बच्चे? अनुलग्न। अब हम इससे बात करेंगे सफिक्स पे। तो आप लोग इसका जो है टेबल का पहले वो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो घर पे इसको पढ़िए। एक कार्बन के लिए ऐसे घर पे ट्राई करते रहिए, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, हेक्स, हैप, टोक, नॉन, डेक, अनडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, ये ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो उसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। फिर मैं बात करूंगा अपने सेकंड पार्ट की IUPAC के, जो है हमारा सफिक्स यानी कि अनुलग्न। अनुलग्न की फिर मैं बात करने वाला हूँ। लीजिए मैंने कैमरा भी आपका सही से कर दिया है, नीचे के कुछ नाम छोटे थे वो भी आपके कवर अप हो गए हैं, ठीक है बच्चे। तो अभी मैं इसको जो है वो रफली यहाँ से रफ कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट, वर्ड रूट खत्म करने के बाद अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक पाया दैट इज सफिक्स। क्या बेटे? सफिक्स। बेटा ध्यान से देखना, सफिक्स क्या होता है हमारे पास में। देखिए वर्ड रूट को सफिक्स के साथ जोड़ते हैं, यानी वर्ड रूट को हम सफिक्स के साथ जोड़ते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वर्ड रूट को हम सफिक्स के साथ जोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको जोड़ते हैं, इसका भी एक अपना मेथड है, इसका भी अपना एक अलग क्राइटेरिया है, अलग तरीका है।
यह प्राथमिक व द्वितीयक या दोनों हो सकते हैं, यानी कि ये जो है प्राथमिक, द्वितीयक या कई बार दोनों हो जाते हैं, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी या बोथ। ठीक है, यह प्राथमिक या द्वितीयक या दोनों हो सकते हैं। वर्ड रूट के साथ में ये दोनों हम जो है वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दो है वो कौन है, क्या इसकी कहानी है। अब आगे हम इसी के बारे में बात करें। देखिए देखिए बच्चे, सबसे पहले प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है हमारा, यानी कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। जैसे ये सफिक्स है तो इसमें दो वर्ड आए हैं आपके पास, एक प्राथमिक है एक द्वितीयक है, यानी एक प्राइमरी सफिक्स एक होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो पहले मैं लिखता हूं प्राथमिक अनुलग्न। ठीक है, यानी प्राथमिक अनुलग्न, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स। PRIMARYSUFFIX, PRIMARYSUFFIX, प्राइमरी सफिक्स। अब मेरा प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, पहले इसके बारे में मैं आपको बोल के बता रहा हूं, फिर जहां मुझे लगेगा कि हाँ मस्ट है लिखाना है तो मैं वहां पे लिखवाऊंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए, वर्ड रूट में उपस्थित कार्बन कार्बन के बीच बंध को प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बताया था वर्ड रूट के बीच में, यानी CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें आप सबसे पहले चैन देके कार्बन की, दिस इज कार्बन चैन। ठीक है, तो 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन इनके बीच में ये क्या है बेटा, बॉन्ड। ये क्या है बीच में, बॉन्ड, सिंगल डबल या ट्रिपल, ऐसे हो सकते हैं। ये आगे बताऊंगा ये ऐसे होते क्यों हैं, कैसे बनते हैं बॉन्ड, सब बात करेंगे हम। तो इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं ना प्राइमरी सफिक्स, यानी इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए इस देखिए जो ये हमारे पास बॉन्ड होते हैं ना, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिंगल बॉन्ड। इसको बोलते हैं एकल बंध, यानी कि एक बंध बस, एकल बंध। इसको बोलते हैं द्विबंध, यानी डबल बॉन्ड, द्विबंध। इसको बोलते हैं त्रिबंध, यानी ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब प्राइमरी सफिक्स का यूज हम करते हैं जहां हमारा सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि एकल बंध होगा, वहां लगाएंगे हम एन या एन, हिंदी में भी देख लीजिए। जहां हमारा डबल बॉन्ड होगा वहां लगाएंगे हम इन, यानी इन। जहां हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां लगाएंगे हम YNE, आई। ये तीन चीजें आप ध्यान रखें। पहले तो ध्यान दीजिएगा प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स जो है जो हमारे कार्बन की श्रृंखला के बीच में हमारे बॉन्ड को शो करते हैं कि बॉन्ड सिंगल है कि डबल है या ट्रिपल है, यानी एन है, इन है या आइन है, दैट इज प्राइमरी सफिक्स। जो इस चीज की जानकारी देता है हमारे पास वो होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स। अब यदि कार्बन श्रृंखला में दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड हो, कई बार सिचुएशन, कई बार इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, कई बार हमारे पास में सिचुएशन जो है वो पलटी मार जाती है, कई बार ऐसा भी हो जाता है हमारे पास में CH3 C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया मैंने, या मैं CH लगा के डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, 2 3 और 1 4, यहाँ पे लगा दिया मैंने CH, यानी 2 3 ये 4 CH CH2। मान लीजिए यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहाँ भी मैंने डबल बॉन्ड का यूज कर दिया, यानी 3 और 1 4, 2 3 4, और यहाँ पे 2 3 4, 2 3 4, 2 4। ठीक है, देखिए अब क्या होगा मेरे पास में, कई बार मेरे पास कंडीशन बेटा ये आ जाती है कि यहाँ पे देखो हमने बोला अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। लेकिन यहाँ कंडीशन में क्या है, यहाँ एक बॉन्ड तो ये दिखाई दिया मुझे, सिंगल बॉन्ड भले कितनी बार हो उसके लिए तो हम बस खाली एन ही यूज करने वाले हैं, ठीक है कोई ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन डबल बॉन्ड अगर एक से ज्यादा बार रिपीट होता है, मान लीजिए यहाँ कितनी बार रिपीट हुआ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पर, तो हम क्या लगाएंगे इससे पहले डाई, डाई इन, समझ आई बात। अगर बॉन्ड यहाँ पे 2 हैं तो डाई इन लगाएंगे, और बेटा अगर यहाँ CH2 है या CH, एक बॉन्ड मेरा यहाँ पे लगा है, अब कितनी बार रिपीट हुए 1 2 3, तो क्या लगाएंगे हम ट्राई इन, ट्राई इन, ध्यान देंगे सभी बच्चे।
अगर मेरी कार्बन श्रृंखला लंबी है या फिर यहाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ में, ध्यान देंगे, मान लीजिए सपोज अभी ये संयोजकता छोड़ दीजिए आप, पूरी भले ही ना हो कोई बात नहीं, 1 2 3 4, यहाँ 4 बार यूज हुआ है डबल बॉन्ड, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, 4 के लिए यूज करते हैं टेट्रा, TETRA, टेट्रा इन, समझ आई बात। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड का सीन है। अगर यहाँ मान लीजिए मेरे पास में सपोज करिए ये मेरे पास में डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ मेरे पास में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, तो मैं लिखूंगा 3 डाई इन, और ये क्या है मेरे पास 1 ट्राई इन, 1 आइन है। अगर यहाँ मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, यानी 2 डबल बॉन्ड हो जाए, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो क्या लिखूंगा मैं 2 डाई इन 2 ट्राई, 2 डाई इन 2 डाई आइन। यानी कि अगर कोई भी चीज रिपीट होगी, कोई बॉन्ड हो या कोई हमारे पास में जैसे हमारे प्रतिस्थापी होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो उनके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा का यूज करते हैं। बस मेन ये चीज ये याद रखोगे आप, ठीक है। अब ध्यान देंगे सभी बच्चे, द्वितीयक अनुलग्न हमारे पास में क्या होते हैं, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं। ये तो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स थे, अब मैं सेकेंडरी सफिक्स की बात करता हूँ, ठीक है आपके साथ। प्राइमरी सफिक्स में हमारे पास बस ये था कि हमें एन और आइन की जानकारी देंगे, कौन, हमारे बॉन्ड, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा सेकेंडरी सफिक्स की, कि द्वितीयक अनुलग्न हमारे पास में क्या होता है। तो हमने पहले वाले की बात कर ली, सफिक्स में सफिक्स की तो हमने बात कर ली है, ये 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी की हमने बात कर ली। अब मैं बात कर रहा हूं इसके सेकंड पार्ट के, सेकेंडरी सफिक्स की। सेकंड पार्ट की सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि द्वितीयक अनुलग्न, इसके नीचे मैं लिख रहा हूं द्वितीयक अनुलग्न। अब द्वितीयक अनुलग्न हमारे पास में क्या होता है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए जैसे हमारे पास में पहला था, पहले में क्या था, हमें बॉन्ड की जानकारी मिली, लेकिन दूसरे में मिलेगी हमें जो है वो क्रियात्मक समूह की, ठीक है, यानी ग्रुप की। तो ग्रुप की जानकारी हमें ये देंगे, यानी हमारा जो है वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, या अल्कोहल है, या एमाइड है, एमीन है, क्या है वो, उसके बारे में जो जानकारी देंगे वो देंगे हमारे सेकेंडरी सफिक्स। तो पहले मैं इसमें लिख देता हूं, जल्दी में लिख दिया, थोड़ा सुंदर सा लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। अब हम, कोई जल्दी नहीं है, प्यार से लिखेंगे, अच्छा सा साफ साफ, बिल्कुल सुथरा एकदम, ठीक है। तो लिखिए इसमें, तो यह यौगिकों में उपस्थित, ये जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, यह यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह, मैं बताऊंगा क्या होते हैं ये क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी देते हैं। जो हमारे सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, यानी हमारे जो द्वितीयक अनुलग्न होते हैं, ये हमारे कार्बन की जो चेन होते हैं, कार्बन के जो यौगिक होते हैं कंपाउंड, उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूहों के बारे में जानकारी देते हैं कि कौन सा समूह इसमें लगा हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, विभिन्न क्रियात्मक समूह जो है वो उनके द्वितीयक अनुलग्न जो है वो मैं बना दूंगा। यानी कि अब मैं एक टेबल आपके सामने बनाऊंगा, इसमें अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह होंगे, और वो क्या होंगे, हमारे सारे सेकेंडरी सफिक्स यानी द्वितीयक अनुलग्न। तो इसके ऊपर पूरी बच्ची एक टेबल है, तो मैं उसको बनाऊं, इजाजत है तो आपकी। देखिए अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे तो ही मैं पढ़ाने में इंटरेस्ट लूंगा। अच्छा लगता है जब बच्चे में डाउट पूछते हैं, क्वेरी पूछते हैं। मैं अगर आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है बच्चे, ऐसा नहीं है कि गए बोर्ड पर और जाने से पहले कर दिया स्टार्ट पढ़ाना, ये वो जहाँ से भी समझा पढ़ा दिया। जो टीचिंग प्रोफेशनल है, मैं कहिए ऐसा प्रोफेशनल जिसमें हम किसी बच्चे को गलत नहीं पढ़ा सकते। अगर हमसे कोई चीज नहीं आती तो हम उसको टीचर ऐसे होते हैं कि बेटा छोड़ देते हैं कि बेटा इसके बारे में हम कल बात करेंगे। लेकिन आज हम अगर आपको गलत जानकारी दे देंगे बेटा, आप आजीवन उस गलत को गलत ही पढ़ते रहोगे, और कहीं आगे जाओगे तो फिर किसी कोई पूछेगा तो गलत ही बताओगे।
तो उसमें हमारी बदनामी होगी कि कहाँ से पढ़े तुम, कि रजत सर ने हमें तो ऐसा बताया था। तो ऐसा ना करें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, गलत कुछ भी ना पढ़ें। अगर नहीं आता तो उस चीज़ को स्किप मार दें, छोड़ दें। नहीं सीखनी तो भैया मुझे सीखनी नहीं है, बस मैंने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे ये चीज़ नहीं सीखनी, लेकिन गलत ना सीखें, गलत से बचें, ठीक है। तो जब मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो बहुत टाइम लगता है कैमरा का सेटअप करने में, वीडियो को एडिट करने में, अपलोड करने में, ठीक है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एक सब्सक्राइब करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 2 सेकंड। हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने में मुश्किल से 2 सेकंड, लेकिन बेटा एक वीडियो को अपलोड करने में पूरा पूरा दिन चला जाता है। आपको मालूम है ये बात? नहीं, तो इसलिए नहीं समझ पा रहे तुम, ठीक है। मौका मिला है कुछ सीखने का तो प्लीज सीखिए। चलिए, मैं आपको जो है समूह के बारे में जो है वो जानकारी दूंगा कि क्रियात्मक समूह हमारे पास कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में मैं उसकी एक पूरी टेबल बनाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए बच्चे, अब मैं आपके पास एक टेबल बनाने वाला हूँ क्रियात्मक समूह को लेकर, ठीक है। विभिन्न क्रियात्मक समूह के द्वितीयक अनुलग्न जो है वो निम्नलिखित होते हैं, यानी कि विभिन्न, चलिए, विभिन्न क्रियात्मक समूहों के ध्यान देंगे, विभिन्न क्रियात्मक समूह के द्वितीयक अनुलग्न यानी कि सेकेंडरी सफिक्स निम्न है। जो मैं अब नीचे बनाऊंगा, निम्न का मतलब जो नीचे हैं, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पे एक टेबल बनाने जा रहा हूं, एक तरफ लिखूंगा मैं क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हो गई मेरी क्लास। अब जो अगला टर्म, अगला कॉलम में बनाऊंगा उसमें लिखूंगा बच्चे में फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कि क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप एक मेरा हो गया ये वाला कॉलम, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरा हो गया मेरा फंक्शनल ग्रुप। तीसरा लिखूंगा मैं सेकेंडरी सफिक्स, कि इनके लिए हम यूज क्या करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स कि इनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं। याद लिखूंगा मैं सीरियल नंबर, SRN सीरियल नंबर, ठीक है। चलिए, अब मैं जो है वो जितनी भी चीजें हैं वो ब्लैक से लिखूंगा, सारा ब्लू हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा। पहला है मेरे पास अल्कोहल, क्या है मेरे पास पहला, 1 नंबर पे अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अल्कोहल की, ठीक है। इसको आप लिख लेना, मैं इसको बताऊंगा कि कैसे जुड़ा होता है और कैसे इसका जो है वो कार्य होता है, तो नोट करिए आप अल्कोहल, अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल्स के लिए हम बेसिकली कौन सा टर्म्स यूज करते हैं, OH ग्रुप, यानी इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा O, ये सिंगल बॉन्ड से ऐसे जुड़ा है, यानी आपका जो अल्कोहल है उसको हम बोलेंगे OH ग्रुप का होता है ये अल्कोहल। और अल्कोहल का कौन सा ग्रुप होता है, OH। और सेकेंडरी सफिक्स में यहाँ पे हम क्या लगाएंगे इसके लिए, ऑल। जब हम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे लिखेंगे तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ऑल, OL, ऑल, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास अल्कोहल के बाद हमारे पास आता है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का हमारे पास में जैसे इसका ऑल था, एल्डिहाइड का हमारे पास होता है CHO, ये होता है हमारे पास में CHO, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का जो हम बाद में बोलेंगे इसको बोलेंगे अल, क्या बोलेंगे, अल, AL, अल, यानी कि अल्कोहल, जैसे मिथेनॉल, एथेनॉल, ऑल, बाद में क्या है, ऑल, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, अल, तो क्या है इसमें, अल, यानी इसमें कहीं ना कहीं CHO प्रेजेंट है। एल्डिहाइड कहीं पे OH आया, अल्कोहल आया, तो उसके लिए हम मिथेनॉल, फिनॉल, अल्कोहल, तो उसमें ऑल की जो है वो हमारी साउंड आएगी। अब थर्ड नंबर पे पहले अल्कोहल, एल्डिहाइड, देन कीटोन्स, 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 कीटोन्स का बच्चे हमारे पास में जैसे OH, CHO, कीटोन्स का हमारे पास में होता है C डबल बॉन्ड O, CO, ये, ठीक है।
ये हमारा, इसको हम बोलते हैं ऑन। इसकी कैसी आवाज आती है हमारे पास में, ऑन। कीटोन, ठीक है, वो ओ एन ई यहाँ पे लगाओ, वन वन नहीं पढ़ेंगे लेकिन इसको ऑन बोलेंगे हम। इसकी आवाज कैसी आएगी हमारे पास में, ऑन। जैसे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, मेथेनोन, एथेनोन, ठीक है। तो पेंटेनोन, इसमें जो आवाज आएगी वो इसकी आएगी। देन कीटोन के बाद हमारे पास में आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये होता है हमारा COOH, ये आता है हमारा COOH, जिसको हम बोलते हैं ओइक एसिड। इसके एंड में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ओइक, प्रोपेनोइक, मिथेनोइक, कार्बोक्सिलिक, यानी ये जो अम्ल है हमारा, सॉरी ये जो COH ग्रुप है, इसके एंड में ओइक की आवाज निकलेगी, यानी मिथेनोइक, प्रोपेनोइक जो हमारे एसिड होते हैं मेरी, उनमें ये प्रेजेंट रहता है। जैसे ब्यूटेनोइक हो गया, पेंटेनोइक हो गया, हमारे पास हेक्सेनोइक हो गया, तो इसके एंड में क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक के ओइक एसिड। तो 5th नंबर पर अब हम चलते हैं। 5th नंबर पर हमारे पास आता है एस्टर, COOR, COOR। ये होता है हमारे पास में एस्टर। इसको हम, जो आवाज आती है वो आती है OH की। तो इससे पहले हम इसकी जो है स्पेलिंग यहाँ पे लिख लेंगे एस्टर की, ESTERS, ठीक है, ESTERS। एस्टर्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, COOR। और ये आवाज किसकी देते हैं, OATE, OATE की आवाज देते हैं। ब्यूटे, जैसे प्रोपेनोएट, ब्यूटेनोएट, पेंटेनोएट, OAT की आवाज आती है इसमें से, OAT। तो 6th नंबर पर हमारे पास में क्या आता है, देखिए 5, पहले अल्कोहल, एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एस्टर। एस्टर के बाद में हमारे पास में आ जाता है ये कैपिटल ESTER, हाँ स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो हमारे पास इसके बाद आता है एसिड क्लोराइड्स, ठीक है, एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स को बोलते हैं COCl, ठीक है। एसिड क्लोराइड्स जहां पे प्रेजेंट होंगे वहां पर ऑयल की आवाज आएगी, ऑयल, OYL, ऑयल, बेंजोइल, ऑयल, ऑयल की आवाज आएगी, इससे समझ लेना। एसिड क्लोराइड के बाद में हमारे पास जो आता है वो आता है एसिड एमाइड्स। क्या आता है, एसिड एमाइड्स, एसिड एमाइड्स, ठीक है। एसिड एमाइड्स के इसकी जो एसिड एमाइड्स का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी फंक्शन ग्रुप होता है CONH2। क्या होता है वो, एसिड क्लोराइड का COCl, CONH2, ये होता है बच्चे इसका एसिड एमाइड का। और इसके बाद में कैसी आवाज आती है, एमाइड की, जैसे बेंजीन एमाइड, एमाइड की, एमाइड, ठीक है। इसकी सेकेंडरी सफिक्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल नॉन ओइक एसिड, OH, ऑयल, एमाइड। देन हमारे पास 8 नंबर पर आता है। मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरे में कवर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ अभी तक तो सही है, तो थोड़ा सा मैं कैमरे को एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ध्यान देंगे सभी बच्चे, किसी का छूटे ना बस कार्य जो है, जितना भी आप करें वो ढंग से अच्छे से आपका जो है वो कार्य हो जाए। चलिए 8 नंबर, 7 नंबर पर हमारे पास एसिडामाइड हो गया। 8 नंबर पर आता है हमारे पास में नाइट्राइल। नाइट्राइल को हम लिखेंगे नाइट्राइल। देखिए नाइट्राइल के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे CONH2 किया, नाइट्राइल के लिए हम ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं, यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। और ये किसकी साउंड देते हैं, नाइट्राइल के देते हैं, नाइट्राइल, ठीक है, ई है। इसके बाद हमारा 9 नंबर पे आता है। देखिए बहुत सारे होते हैं जो हमारे ये ग्रुप होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लास है बहुत सारी होती है। इसके बाद आता है एमीन। क्या आता है, एमीन, एमीन, इसको हम बोलते हैं NH2, ठीक है। और इससे पहले एमाइड आया था, ऐसे ही एमीन आया था। ये किसके बाद लेंगे, एमीन।
ठीक है, जैसे बेंजेनामीन, ईन की आवाज लेंगे, मीन की, फिनोल्फथलीन, ये एमाइन की आवाज होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये कुछ टेबल है आपके पास में। अब हमको क्या देखना है, अब हमको एक चीज देखनी है इसमें। मैंने आपको भी कुछ चीज बताई थी, तो इसमें एक चीज नोट कर लेना आप लोग, जो नोट करने के लायक चीज मैं बता रहा हूँ आपको। जहां भी आपको अल्कोहल दिखेगा वहां हम ऑल करके बोलेंगे। जैसे 2 कार्बन है या 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड रूट यूज कर रहे थे, प्रोप, ठीक है, क्या यूज कर रहे थे, प्रोप। और प्रोप के बाद हम अगर उसमें कहीं OH लगा हुआ है कार्बन की श्रृंखला में, ध्यान देंगे बच्चे, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन की चैन है, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है बेटा, ये देख लो, CH3 CH2 CH2OH। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 के लिए मैंने आपको बताया था पहले बेटे, प्रोप। प्रोप के बाद पहले प्राइमरी सफिक्स देखो इसमें। प्राइमरी सफिक्स क्या था हमारा, जो बॉन्ड की जानकारी थे, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे हम, एन प्लस। अभी मैं पूरा बता रहा हूं आपको, प्रो प्लस एन प्लस। अब इसमें देखो ये सेकेंडरी सफिक्स देखो, प्राइमरी पहले वर्ड रूट देख लिया, ये क्या है हमारा वर्ड रूट, वर्ड रूट यानी कि जो कार्बन की जानकारी दे रहा है, कितने कार्बन में 1 2 3, 3 है तो प्रो प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या है हमारा, PRIMARI, प्राइमरी सफिक्स जो हमारा बॉन्ड की जानकारी देता है हमें। बॉन्ड सब में सिंगल है तो एन लगाएंगे, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए हमने लगाया एन। अब बेटा सेकेंडरी सफिक्स क्या है, SECONDARY, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स बेटे हमें क्या देता है, हमारे जो क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, ये OH एल्डिहाइड कीटोन, ये अलाना फलाना जो भी है। तो इसमें OH दिखा आपको, OH बेटे यहाँ टेबल में आपको OH दिखा, हाँ बिल्कुल दिखा। तो OH के लिए यानी कौन सा ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमें 2 चीजें पता लगी, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारा अल्कोहल प्रेजेंट है। अल्कोहल के लिए क्या देते हैं हम, OH, वही तो हमें मिला है यहाँ पे। OH के लिए हम किसको यूज करेंगे, ऑल, तो बेटा प्लस ऑल। अगर अब मैं पूरे नाम की बात करता हूं, यानी वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि कार्बन श्रृंखला, ठीक है, यानी कार्बन नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद प्राथमिक अनुलग और सेकेंडरी अनुलग। तो पूरा नाम क्या आएगा, प्रोप प्लस एन प्लस ऑल बराबर प्रोपेन ऑल। ऐसी आवाज आई तो उसका क्या नाम होगा, प्रोपेनॉल, ठीक है, इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। अगर ये 1 नंबर पर लगा है तो यहाँ पे प्रोपेनॉल 1 भी लिख सकते हैं, या प्रोपेन या प्रोपेन 1 ऑल लिख सकते हैं, या 1 प्रोपेनॉल इसको भी लिख सकते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। अभी इसको नोट कर लीजिए आप। फिर इसके बारे में आपको कुछ 1-2 बात मुझे बतानी है। तो अभी जो मैं कुछ इनके बारे में आपको बताऊंगा, कुछ रूल्स और हैं, ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो देखिए क्या होता है, कुछ नोट पॉइंट करने के लायक है इसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बता दिया वर्ड रूट क्या होता है। आज की वीडियो को हम खत्म कर रहे हैं, इतना ही वीडियो लेक्चर करेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बच्चे भी बोर और हम भी बोर, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, छोटे छोटे चैप्टर इसके करके पढ़ेंगे, छोटी छोटी वीडियो में इसको डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। तो हम वीडियो को छोटा करके पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे। आज हमने बेसिक 3 चीजों के ऊपर बात की है, यानी कि वर्ड रूट के ऊपर, इसको रख कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। आज हमने जो है वो 3 चीजों के ऊपर बात करी, एक अपना वर्ड रूट के ऊपर, एक प्राइमरी सफिक्स के ऊपर, एक सेकेंडरी सफिक्स के ऊपर, ठीक है। वर्ड रूट क्या होता है, हमारा जो नंबर, ये चीज याद रखना, वर्ड रूट होता है हमारा कार्बन की संख्या को बताने वाला कि कितने कार्बन है। प्राइमरी सफिक्स होता है हमारा बॉन्ड को बताने वाला कि कितने बॉन्ड है। सेकेंडरी सफिक्स होता है हमारा क्रियात्मक समूह को बताने वाला कि कौन सा क्रियात्मक समूह इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब ये 2 टेबल आपके सामने है। जब आप इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लोगे, इसको प्लस जो वर्ड रूट वाली टेबल थी आपकी, तो आपके लिए IUPAC, आवाज आ रही है, फिर से सुनिए, आई आवाज, बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगा, ये याद करो। इसके अलावा कुछ और भी क्रियात्मक समूह, कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप है, उनकी आगे बात करेंगे। अभी बहुत बेसिक से चलना है, एकदम से इतना टिपिकल लेवल में लेके आपको घुस जाऊं मैं, तो वो भी अच्छा नहीं है ना आपके लिए ना मेरे लिए। तो धीरे धीरे हम इसको सीखेंगे। अभी आप इतना करना, इस टेबल को एक बार पढ़ लेना। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है, ये सेकेंडरी सफिक्स हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास ये है तो हम क्या लगाएंगे, जैसे OL
ओल, अल, नॉन, ओइक एसिड, ओएट, अलग अलग तरीके के। जैसे जैसे हमारे पास ये आएगा, ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये हमें नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की श्रृंखला में मिलेंगे। जहाँ पे हमारे कार्बन होंगे वहीं कहीं ना कहीं क्रियात्मक समूह भी अटैच होंगे। तो इन्हीं के रिगार्डिंग हम इनके नाम को जो है सेकेंडरी सफिक्स में लगाएंगे। अगर जैसे अल्कोहल यहाँ पे दिया हुआ है OH है, मुझे बताइए मेरे पास में क्या है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल है तो मैंने क्या यूज कर दिया, ऑल, यानी मीथेनॉल। ठीक है, अगर मेरे पास CHO होता है, यहाँ पे CHO एल्डिहाइड जुड़ा हुआ था, तो मेरे पास क्या होता है, प्रोपेन में जब हम एल्डिहाइड जोड़ देते हैं तो इसके लिए अल का यूज करते हैं, तो प्रोपेन नल बन जाता है। ठीक है बच्चे, बस इतना ही है। अगर मेरे पास एक कीटोन होता, ये यहाँ कीटोन होता, इस कार्बन OH की जगह यहाँ ये दे दिया होता, तब क्या बन जाता नाम, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके लिए क्या लगाते हैं हम, ऑन, यानी प्रोपेनोन। अगर मेरे पास यही इसको जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में देते थे, CH3, CH2, CH2 और COOH, तब इसका क्या नाम बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। अगर हमें वहां मिलता तो हम उसके लिए ओइक लगाते हैं, यानी प्रोपेनोइक एसिड। करना कुछ नहीं, टर्म्स से खेलना है, शब्दों से खेलना है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप IUPAC में माहिर खिलाड़ी बन जाएंगे अगर आप इन टेबल को और मेरे बताए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उन पर चलेंगे, उन पर काम करेंगे। हम बेसिकली इन टर्म्स के ऊपर, छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं इनके ऊपर ही हम काम करना है। पूरी IUPAC हमें यही चीज़ काम आने वाली है। मैं बताऊँगा आगे, बहुत छोटा लेवल है भी, मतलब अगर मेरे पास ये पूरा एक रेक्टेंगल है और IUPAC, ये पूरी IUPAC है मेरे पास, IUPAC, और मुझे ये सीखनी है। तो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर, और रास्ता ये है ब्लैक। तो आज हम यहाँ तक चढ़े हैं। यहाँ देखिए IUPAC जो है ना, खुद में अपना एक समुंदर है वो। ठीक है, अभी यहाँ से हमने शुरुआत की है IUPAC की, आज हम यहाँ तक चढ़े, यानी कि सीढ़ी मान लीजिए आप इस तरीके से। मुझे यहाँ तक जाना है IUPAC के शिखर पर। कहाँ जाना है, शिखर पर। इसके बीच में मेरे पास ये सारी सीढ़ियाँ हैं जो मुझे चढ़ते हुए जानी। तो अभी तो मैं यहाँ से जंप लगा के यहाँ आया, फिर यहाँ जाना, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो जैसे जैसे वीडियो के पार्ट्स अपलोड होंगे हम जंप भी इसी तरीके से लगाते चलेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट, दोस्त, फ्रेंड्स, यार, दोस्त, रिश्तेदार जो भी हैं, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है हाई रेटेड केमिस्ट्री। तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8126190120। इस पर आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी के रिगार्डिंग। ठीक है, नाम तो मैं हर वीडियो में आपको बता ही देता हूँ। मेरा नाम रजत चौहान है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8126190120। इसको आप भूल जाइएगा, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि वहाँ पर IUPAC के रिगार्डिंग हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, वीडियोस के साथ। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब बात करेंगे हम अपने आगे आने वाले लेक्चर में, जो होगा हमारा IUPAC पार्ट 2। ये है IUPAC पार्ट 1। इसको एडिट करके मैं फटाफट से आज या कल में अपलोड कर दूंगा। वीडियो के नोटिफिकेशन को चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और फ्रेंड्स, मैं तो लास्ट में इतना ही कहूँगा कि अगर मेरे चैनल पर आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूरी काम करना। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होता है, हमारी नोटिफिकेशन की बेल होती है, ये वाली। ठीक है, ये घंटा, ये बेल होती है हमारे पास में। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे ये बेल का साइन आ जाता है, इसको आप ऑल पे कर देना। ठीक है, ताकि मेरी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी फटाक से आपको एकदम से क्या है नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसी तरह से मुझे प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। तो थैंक यू क्लास। अब हम बात करेंगे IUPAC पार्ट 2 की। ये हमारे पास IUPAC पार्ट 1 यहाँ पे ओवर होता है। ज़्यादा हमने इसमें कुछ किया नहीं, बहुत बेसिक सी चीज़ें सीखी हैं। तो अगले आने वाले वीडियो में हम अच्छी सी चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू क्लास।